उसमें उसने पूरी कहानी सुनाई कि मैं उत्तराखंड से आया, साहब ऐसे अय्याशी करते थे, लड़की बुलाते थे, उनको देखकर मेरी भावनाएं भड़कती थी। फिर मैंने भी कुछ ऐसी कॉलगर्ल के साथ करने की कोशिश की, मुझसे हो नहीं पाया, तो लड़कियां मुझ पे हंसती थीं, कहती थी कि तू इम्पोर्टेंट है, नामर्द है। ये सारी चीज़ें, तो धीरे धीरे गुस्सा आया। फिर मैं पहाड़ गया, पहाड़ पे मुझे कुछ वैद्य मिले। उन्होंने कहा कि अगर तुम किसी मतलब इंसान का कलेजा पकाकर खाओगे तो तुम में ताकत आएगी, तुम ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो बोला ये सारी चीज़ें आती गईं और फिर मैं इसी तरीके से ये करता गया। फिर मैंने कुछ बच्चों को पकाया, उसको कुकर में कुछ हिस्सा भी खाया। ये सारे उस मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में दर्ज है। तो लोगों में एक परसेप्शन ये भी बना कि नौकर है, गरीब है, आर्थिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है नहीं उसकी, तो कुछ इस तरह का खेल चल रहा है सीबीआई के साथ मिलकर या जांच एजेंसियों के साथ मिलकर कि मालिक को बचा लो, नौकर को फंसा दो। निठारी केस को समझने के लिए जो पूरा अपना जुडिशल सिस्टम है या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई की जांच है, बड़ी अजीब सी चीज़ है। 2 वाक्य हैं सिर्फ। एक शख्स को 15 फांसी की सज़ा मिलती है, तो इधर अदालत बैठ गई अब एक जज के घर पर, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर, और उसमें 2-3 जजेस बैठे हुए हैं। इंदिरा जयसिंह हैं, वो अपने लीगल आर्गूमेंट कर रही हैं कि इसके राइट्स बाकी हैं और ये इनह्यूमन होगा उसको फांसी देना आधे अधूरे मुकदमे के दौरान। वो बहस चल रही, उधर फांसी के फंदे वंदे, तख्ता वख्ता सब दुरुस्त हो रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में एक लाइन है, बड़ी दिलचस्प लाइन है। वो ये है कि सीबीआई ने एक गरीब नौकर को राक्षस बनाकर पेश कर दिया। इसमें सारा बेड़ा गर्क किया सीबीआई ने। और इतनी बड़ी एजेंसी से अगर हाईकोर्ट के मतलब हाईकोर्ट के जजमेंट को पढ़कर शर्म आती है जो उन्होंने छोटी छोटी पॉइंट उठाई। साल 2006 में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया धीरे धीरे अपने उफान पर आया और 24 घंटे की खबरें चलने लगी, तब हम दिल्ली से थोड़ा दूर रहते थे, लेकिन खबरें मिलती थीं पूरे देश की और दिल्ली की भी। उन दिनों एक खबर स्क्रीन पर आई, नोएडा में निठारी नाम के गांव में बच्चे गायब हो रहे थे, एक के बाद एक। धीरे धीरे वहां पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के पत्रकारों का जमावड़ा लगने लगा। रोज नई कहानियां नए पहलुओं से सामने आने लगी। और फिर एक कहानी जो बनी वो ये कि एक कोठी है, उसमें एक नौकर रहता है, एक मालिक कभी कभी आता है, और नौकर बच्चों को अगवा करता है, हत्या करता है, उनसे जबरदस्ती करने की फिर कोशिश करता है, और कई बार उसने उन बच्चों के शरीर को काटा, फाड़ा, चीरा, और उनमें से कई के शव को बाद में पका के खाने की कोशिश की। हिंदुस्तान ऐसी कहानी पहली बार सुन रहा था, और हिंदुस्तानी टीवी पर तो ये पहली बार ही हो रहा था। बुरा आलम था, बड़ी नेगेटिविटी थी, समझ नहीं आ रहा था ये कैसे लोग हैं, ऐसा कोई कैसे कर सकता है। और लग रहा था कि जब 17-18 केस ऐसे मिल ही गए हैं तो दोनों को कम से कम फांसी तो होकर रहेगी। आज उस बात को 17 साल बीत चुके हैं, और आश्चर्यजनक है कि 17 साल पहले जिनकी फांसी ऐसा लग रहा था कि अब होगी तब होगी, किसी को फांसी नहीं हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट से दोनों लोग आज पूरी तरह बरी हो गए। 17 साल लंबी ये कहानी, इसमें कई मोड़ हैं, इस कहानी में कई लोच हैं, कुछ लापरवाहियां हैं, पर यह कहानी हिंदुस्तान के क्राइम इतिहास में एक बड़ी कहानी है। और इतनी बड़ी कहानी सुनाने के लिए एक बड़ा शख्स यहाँ होना चाहिए था, सो हमने उन्हें इनवाइट किया। जैसा हर बड़े इंसान की तारीफ में कहा जाता है कि किसी परिचय के मोहताज नहीं, ये तो डेफिनेटली यहाँ साकार होता है। शम्स ताहिर खान, सीनियर क्राइम रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, जाने कितने सारे पदों पर कितनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए जर्नलिज्म की दुनिया में कब से सक्रिय, मतलब हम तो बहुत छोटे छोटे थे तब से। और डेफिनेटली निठारी तो 17 साल पहले हुआ, तो निठारी तो उन्होंने पूरा अपनी आंखों से देखा, और जब भी कुछ अपडेट हुआ हमेशा पहुंचे, और अब भी जब दोनों लोग बरी हो गए तो भी रिपोर्ट कर रहे थे। तो शम्स सर, दूसरी बार स्वागत है पढ़ाकू नितिन में। थैंक यू सो मच नितिन भाई, थैंक यू सो मच। मैंने कहा कि फांसी से बच गए दोनों लोग जिनका लग रहा था हो जाएगी। कहानी पूरी समझेंगे, पर एक पॉइंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहां वाकई एक समय आया था जब फांसी होने भी वाली थी। केवल 1-2 घंटे का गैप रह गया था। क्या हुआ था, किसे होने वाली थी, कैसे रह गई? नितिन भाई, निठारी केस को समझने के लिए जो पूरा अपना जुडिशल सिस्टम है या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई की जांच है, बड़ी अजीब सी चीज़ है। 2 वाक्य हैं सिर्फ। एक शख्स को 15 फांसी की सज़ा मिलती है,
15 मतलब, क्योंकि 16 बच्चों का ही रिकॉर्ड ढूंढ पाई थी पुलिस। तो ये माना गया कि 16 बच्चों को मारा गया, उनका कत्ल हुआ, तो 16 एफआईआर दर्ज हुए। उन 16 में से 15 मामलों में सुरेंद्र कोहली को सजाए मौत दी लोअर कोर्ट ने, सीबीआई की स्पेशल जो कोर्ट होती है गाजियाबाद की, उसने दी। मुझे याद नहीं है कि अपने क्राइम रिपोर्टिंग के करियर में कि किसी एक शख्स को 15-15 बार फांसी की सज़ा मिली हो। हालांकि ये कहना भी अजीब है, क्योंकि फांसी तो आदमी को एक ही बार मिलती है, लेकिन यह है कि 15 उसको सजाए मौत दी गई। और कमाल की बात यह थी कि बाकी के केस के भी फैसले आने बाकी थे। 7 सितंबर 2014, यानी कि आज से ठीक 9 साल पहले की बात है ये। जो सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर, ये दोनों डासना मसूरी जेल में बंद थे, क्योंकि जुरिस्डिक्शन वहीं आता था। लेकिन उस वक्त 7 सितंबर 2014 को मनिंदर सिंह पंढेर बेल पर बाहर था, कोहली अकेला जेल में था। अचानक उसको, चूंकि कई फांसी की सज़ा उस वक्त तक हो चुकी थी, रात को एक ब्लैक वारंट जारी हो जाता है कोर्ट से। ब्लैक वारंट का मतलब डेथ वारंट कि अब आपके पास कुछ नहीं बचा, अब आपको मरना ही मरना है। तो ये कानूनी ज़ुबान में कहते हैं ब्लैक वारंट पे जिसका दस्तखत हो जाए उसके पास कुछ लम्हे बचते हैं। बस वो टाइम इसलिए बचता है कि इतनी देर में क्या जल्लाद मिल जाएगा, फांसी की तैयारी पूरी हो जाएगी, जिस जेल में वहाँ फांसी का इंतज़ाम है या दूसरे जेल में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ब्लैक वारंट जैसे ही साइन हुआ तो डासना मसूरी जेल के जेलर को ये वारंट पहुँचाया गया। अब डासना मसूरी जेल के वारंट, उसने कहा कि हमारे यहाँ तो फांसी होती नहीं है। तो पास में जो सबसे नियरेस्ट जेल जहाँ फांसी होती है वो मेरठ सेंट्रल जेल। तो मेरठ सेंट्रल जेल को खबर दी गई। इत्तेफाक से जो जल्लाद है, मतलब ख़ानदानी जल्लाद आखिरी हमारे इस देश में जो जिंदा बचा है, वो मेरठ का ही है। तो मेरठ जेल को कहा गया, उन्होंने कहा हम तैयार हैं। रात 9:30 बजे डासना मसूरी जेल से सुरेंद्र कोहली को पुलिस वैन में बिठाकर तमाम सुरक्षा के बीच ले जाया जाता है। और सुरेंद्र कोहली को अभी तक कुछ पता नहीं है, उसे लगा ये रूटीन शिफ्टिंग है, मुझे सेंट्रल जेल ले जा रहे हैं, क्योंकि ये उस गलतफहमी में था कि अभी तो बहुत सारे केस के फैसले आने बाकी है। जब वो जेल ले जाया गया तब वहाँ पे जल्लाद आया और अब उसकी ये नाप वाप लेने लगा, क्योंकि आपके गले का साइज़ और ये साइज़ कपड़ा सिलवाने में जैसे टेलर के होता है ना, लगभग ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन थोड़ा दूसरा होता है। आपका वेट कितना है उसी हिसाब से फंदा तैयार करना है। तब कोहली को पहली बार एहसास हुआ कि शायद मौत बेहद करीब है। फिर उसे बताया गया कि देखो तुम्हारा ब्लैक वारंट आ चुका है और सुबह 6 बजने से पहले पहले तुम्हें फांसी होनी है। ये फांसी हो चुकी होती है। आज 9 साल बाद शायद हम लोग इसके बारे में बात भी नहीं कर रहे होते, क्योंकि ये 9:30 निकला था और करीब 11:30 के आसपास जेल में पहुंचा था। तभी एक्सप्रेसवे इतना फास्ट बना नहीं था। तो 11:30 के बाद इसके पास कुल मिला के 6 घंटे बचे थे। इत्तेफाक से मेरठ में जिस जल्लाद के थ्रू इसको फांसी होनी थी, उस जल्लाद के ज़रिए कुछ मीडिया के लोगों को खबर मिल गई, जिसमें से हम लोग भी एक थे। अब ये अचानक किसी ने सोचा भी नहीं था, तो सारी टीमें भागी मेरठ सेंट्रल जेल की तरफ। अब ये खबर बाकी लोगों तक भी पहुंच गई, ब्रेकिंग चलने लगा टीवी पे। जब चलने लगा तो कुछ, जैसे इंदिरा जयसिंह है, एक बहुत ही बड़ी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और लॉयर भी हैं, उन्होंने कहा ये क्या तमाशा है, अभी तो इसके बहुत सारे राइट्स बाकी हैं, प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन, ये वो, फिर केसेस भी आने बाकी हैं, तो एक मुर्दा शख्स के बाकी केस का कोई मतलब रहता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास पहुंच गए उसी 7 सितंबर 2014 की रात करीब 11 बजे, और उन्होंने कहा कि मुझे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलना है। अब बताया रजिस्ट्रार को, तो चीफ जस्टिस इंडिया तक बात पहुंची, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जस्टिस के घर कहा कि ठीक है वहीं कोर्ट लगेगी, आप आइए। अब वो वहाँ पहुँच गई, वहाँ अदालत लगी, इधर फांसी की तैयारी हो रही, दोनों चीज़ें एक साथ चल रहा है। फिल्म है तो, जैसे वो भट्ट वाले केस में हुआ था नागपुर में। तो इधर अदालत बैठ गई अब एक जज के घर पर, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर, और उसमें 2-3 जजेस बैठे हुए हैं। इंदिरा जयसिंह हैं, वो अपने लीगल आर्गूमेंट कर रही हैं कि इसके राइट्स बाकी हैं और ये इनह्यूमन होगा उसको फांसी देना आधे अधूरे मुकदमे के दौरान। वो बहस चल रही, उधर फांसी के फंदे वंदे तख्ता वख्ता सब दुरुस्त हो रहा है, और करते करते करीब बज गए सुबह के 4 बजे कोर्ट ने कहा कि नहीं, इंदिरा जयसिंह सही कह रही हैं, इस फांसी को भी होल्ड पे कर दो। अब ये हुआ कि फ़ोन किया गया जेलर को कि भैया ये फैसला आ गया, आप रोक दो। अच्छा, फांसी सूर्योदय के वक्त होती है?
मतलब सुबह सूर्यास्त और सूर्योदय। हाँ, कायदे से यही है, लेकिन अब कई बार मैंने देखा 7 बजे भी फांसी हुई है। अच्छा, लेकिन ये होता है कि सुबह-सुबह आप फांसी दे दो, तो जब मतलब दुनिया वहाँ सो तय कर ये उठे। हुआ होगा कि सुबह कोहली को हाँ, फांसी दे फांसी देंगे देनी है। वो और लगभग पूरी रात उधर कोर्ट चल रही है। 6 बजे का टाइम था, सितंबर का हुँ, महीना था, तो लगभग उतनी गर्मी भी नहीं थी। हुँ, तो अब यहाँ मुकदमे का फैसला आया तो सीधा-सीधी लोग तैयार थे, मीडिया की भी नज़र थी। तो जेलर को मैसेज गया कि भाई फांसी को रोक दिया गया, आप फांसी नहीं दो। अब जेलर मजबूर था, वो अपने कानूनी जो तमाम बंदिशें होती हैं, उसने कहा भाई मैं फ़ोन पे तो नहीं मानूंगा, क्या पता फ़ोन पे कौन बोल रहा है, तो मैं, और अगर इसको कोई फर्जी निकला, फेक निकला, तो मेरी तो नौकरी जाएगी। उन्होंने कहा हमें तो दस्ती चाहिए, दस्तावेज जिस पे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के इन सब के साइन हो और ऑर्डर की कॉपी हो। अब वहाँ से वो कॉपी लेकर अगर जाता है कोई, तो 4 बज रहा है, आप मान के चलिए तो 6 तो बज जाएगा। इधर घड़ी की सुई भाग रही है। हाँ, इसमें पूछ रहा हूँ, ये इसमें मेलबाजी वगैरह नहीं चलती? मैं वही बता रही हूँ, अंग्रेज़ों के ज़माने का चला आ रहा था। वही चल रहा है। जबकि 2014 में भी ऐसा नहीं, टेक्नोलॉजी आ गई थी, कंप्यूटर था, वही, ईमेल था, हाँ। इवन वीडियो कॉलिंग थी। लेकिन ये सब कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ था। कानून में ये था कि कोई भी अदालत के ऐसे संगीन मामलों में जब कोई आप फैसला लोगे, तो आपके पास दस्ती होना चाहिए। जैसे बेल में भी है कि अगर किसी को ज़मानत मिल गई, आप इसी आरुषि केस में डॉक्टर बिल्कुल। राजेश तलवार, उनकी वाइफ को दस्ती पहुँचने में 5 दिन लगे थे। 5 दिन बाद वो रिहा हुए थे। तो यहाँ सेम था कि इधर घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, 4 बजे फैसला है, जेलर ने मना कर दिया। अब एक को भगाया जाता है स्पीड में कि भागो और जेलर तक ये दस्ती पहुँचाओ, और जेलर से कहा जाता तब तक आप रुकिए, कुछ कीजिए मत। तो जेलर को इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि भाई इतना बड़ा कोई गोली टीवी या पर भी झूठ नहीं चल रहा देगा। होगा हाँ, तब तक। हाँ, तो वो भी अपना इंतज़ार कर रहा था। आखिरकार ये सुबह होने से पहले दस्ती फरमान पहुंचा और कोहली की फांसी रुक गई। उसके बाद अगले दिन उसे वापस वापस ले डासना आए। मसूरी जेल में भेज दिया गया। 7 सितंबर से लेके 2014, आज है 2023, बिल्कुल। तब से वो डासना मसूरी जेल में सुरेंद्र कोहली है, और ख़ास बात यह है कि अभी भी जिंदा है। अब ये थी कि आगे कभी ना कभी तो फांसी हो ही जाएगी। जिस शख्स के ऊपर 15 मामलों में, उसके बाद 2014 के बाद और भी फैसले आए, सीबीआई की कोर्ट ने उसको 15 मामलों में फांसी दी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 15 के 15 मामलों में बरी कर दिया। बरी कर दिया। एक 16वां जो केस बचा, हम्म, उसमें भी सीबीआई की कोर्ट ने, बस इकलौता एक केस वो था, कायदे से उसको 16 के 16 मामलों में फांसी हुई थी। 16वें केस में भी सीबीआई की कोर्ट ने उसको फांसी दी, लेकिन ये इकलौता केस था जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उसकी फांसी की सज़ा को लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जबकि 15 को पलट दिया, फांसी से उन्होंने बरी कर दिया। बरी कर दिया। इकलौता बचा जिसमें फांसी दोनों कोर्ट ने दी थी, उस पर कोहली पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अब हुआ ये कि उसकी अर्जी पे सुनवाई नहीं हुई, महीने साल बीत गए। जब साल बीते तो उसको, कोहली को पता है खेल, उसने कहा भैया हम तो रोज़ मर रहे हैं, आप हमारा डिसीजन ले नहीं रहे, इतने साल तो निकाल दिया आपने बिना फैसले के, तो ये तो कोई इंसाफ नहीं है। उम्र कैद तो ऐसी हो गई तो ना। वो पहुंच गया इलाहाबाद हाई कोर्ट कि भाई अब हमारी अर्जी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा हाँ तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, 3-4-5 साल से तुम्हारा कुछ फैसला नहीं हो रहा, तो एक काम करता हूँ, चलो तुम्हारी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल देता हूँ। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया। अब उस उम्र कैद को भी लेकर ये पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, और वो फैसला इकलौता है जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में वो केस पेंडिंग है, लंबित है। अगर उसका भी फैसला हो जाता तो कोहली भी आज बाहर होता। लेकिन इससे एक और भी चीज़ है कि 16 में से 15 फांसी में वो बरी हो चुका है, 16वां केस उम्र कैद का है। तो इसका मतलब है कि 7 सितंबर 2014 को जो कुछ घंटों से बच गया फांसी के तख्ते पर चढ़ने से, अब उम्मीद ही नहीं है कि उसको फांसी दी जाए। अब फांसी नहीं होगी, उम्र कैद हो जाए तो हो जाए। अब हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सारे फैसले पलट दिए फांसी की, सुप्रीम कोर्ट उसको फिर पलट दे। लेकिन कब, क्योंकि आप 17 साल तो अभी ऐसे ही निकल 17 गए, निकल गए। तो अभी एक फैसला तो सुप्रीम कोर्ट के बाद 4-5 साल से पड़ा हुआ है, 15 वाले मामले में फिर कितना टाइम लगेगा, तो सब ऊपर वाला जाने कब होगा। इस कहानी का दूसरा किरदार है मोनिंदर सिंह पंढेर, सुरेंद्र कोहली का मालिक, D5 कोठी निठारी की। उसका घर था, वो पहले परिवार के साथ रहते थे और बाद में परिवार चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया, फिर वो रहने लगे। और जो हमारे सुनने में आया, बाकी आप बताएंगे, कि वो काम के सिलसिले में नोएडा आते थे और सिलसिले में कोठी में रहते थे, और बाकी टाइम वो यहाँ रहते ही नहीं थे। तो कोहली ही केयरटेकर था उस कोठी का। मोनिंदर सिंह पंढेर इस केस में फंसे। कुछ लोगों ने कहा कि शामिल हैं, सब क्राइम में भले ना हो, कुछ में हैं। कुछ ने कहा कि बिल्कुल ही नहीं पता था, उस तरह का केस है जैसे मालिक कभी आया, बाहर वाले कमरे में रुका, चला गया,
अब नौकर क्या कर रहा है उतना ध्यान कोई नहीं रखता है। उनका क्या स्टेटस है? जो मनिंदर सिंह पंढेर हैं D5 कोठी के जो मालिक हैं, असल में ये पहले ये रहते पंजाब में हैं, है ना, मोहाली में। तो यहाँ पे इन्होंने कोठी ले रखी और इनके कई रिलेटिव हैं ऑस्ट्रेलिया में। इनका बेटा भी शायद ऑस्ट्रेलिया में रहता था। तो वो अक्सर दिल्ली आते थे। एक इनके किसी दोस्त ने बताया, एक कर्नल थे इनके दोस्त, कि यहाँ एक कोठी है, सस्ते में ले लो। तो इन्होंने वो कोठी खरीद ली। तो वो सिर्फ कोठी जो है एक तरह से एक जंक्शन का काम कर रहा था कि उनको कभी दिल्ली आना होता, मोहाली से फिर दिल्ली से कहीं और जाना होता, तो वहाँ 1-2 रात रुक जाते। पर कोहली साहब थोड़े से अय्याश किस्म के इंसान थे। तो जब वो पंढेर। D5 में है, सॉरी पंढेर साहब, हम्म। मनिंदर सिंह पंढेर, तो जब वो D5 में आते तो कई ऐसी प्रोस्टिट्यूट कॉल गर्ल को बुलाया करते थे। तब वो अकेले थे। बाद में कर्नल साहब के घर पे ये काम कर रहा था सुरेंद्र कोहली, वो कुक और बाकी केयरटेकर के तौर पर। तो कर्नल साहब यहाँ से अब दिल्ली से रुखसत हो गए। तो उन्होंने जाते जाते मनिंदर सिंह पंढेर से कहा कि ये अच्छा लड़का है, खाना भी अच्छा बनाता है, देखभाल भी अच्छा करता है, भरोसे लायक है, पहाड़ी है। तो उन्होंने उसको कहा कि आप रख लो। तो वो तो निकल लिए, पंढेर साहब को दे गए। अब कोहली वही देखभाल करने लगा। तो हुआ क्या कि जब भी वो दिल्ली आते तो फिर शराब की बोतलें आती, लड़कियों को बुलाते, और कोहली ये सारी चीज़ें देखता रहता। ये जो 16 केस थे, 16 के मामले, जो 16 मर्डर केसेस थे, वो कोहली के खिलाफ बने थे। लेकिन पंढेर के खिलाफ 6 मामले ही दर्ज हुए थे टोटल। और उन 6 में से भी 3 मामलों में लोअर कोर्ट, जो CBI की कोर्ट थी, उसी ने उन 3 मामलों में उनको बरी कर दिया कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। बाकी बचे 3 मामले। उन 3 में से एक पायल का भी केस था। वो पायल एक जो उनके घर आया करती थी, और उसमें कहीं ना कहीं पायल के कत्ल में भी पंढेर का नाम आया। और वो अकेली थी जो इस मामले में बालिग थी। तो 3 मामले में तो लोअर कोर्ट ने ही बरी कर दिया। जो बाकी बचे 3 में सीधे CBI की कोर्ट ने उठाकर पंढेर को फांसी की सजा सुना दी। उसके बाद वो इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी हाल में अपना फैसला सुनाया, और उन 3 के 3 फांसी के मामले में, उसमें से एक मामला पहले गया था बारी, तो पहले मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। बाकी बचे 2 और फांसी के मामले। अभी कोहली के साथ पंढेर को उन दोनों मामलों में भी बरी कर दिया। तो पंढेर के खिलाफ 6 मामले दर्ज थे, 3 लोअर कोर्ट ने ही खारिज कर दिए, 3 में सज़ा हुई फांसी की, तीनों में हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। अब उनके खिलाफ कोई केस नहीं। तो उसके बाद वो उनका रिहाई का परवाना आया, और अब पंढेर साहब दासना मसूरी जेल से बाहर निकले, मोहाली पहुंचे, और इस वक्त की खबर यही है कि वो इस वक्त मोहाली में है। दोनों लोगों को राहत मिल गई। लेकिन बीच में जब ये हो रहा था कि पंढेर तो बरी होते जा रहे थे, कोहली पर थोड़ा कानून का शिकंजा कसता जा रहा था, उसके खिलाफ फैसले आ रहे थे, तो लोगों में एक परसेप्शन ये भी बना कि नौकर है, गरीब है, आर्थिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है नहीं उसकी। तो कुछ इस तरह का खेल चल रहा है CBI के साथ मिलकर या जांच एजेंसियों के साथ मिलकर कि मालिक को बचा लो, नौकर को फंसा दो। कोर्ट ने भी ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन दिया था क्या? शुरुआत में जब ये निठारी केस सामने आया था, और जिस तरह से एक बाद में हालांकि पुलिस और CBI सिर्फ 16 ही केस बना पाई। उन लोगों का कहना था कि 30 से ज़्यादा बच्चे गायब थे। ठीक है, बट पुलिस का कहना था बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि चले जाते हैं फिर लौट आते हैं। तो प्रूफ जो मिले थे और जो DNA सैंपल सारे चीज़ें आए थे, वो 16 ह्यूमन बॉडी के ही पाए गए थे, कंकाल जो थे। तो इसलिए 16 FIR दर्ज हुए थे। तो उस वक्त ये था कि नोएडा पुलिस को पहले से ही फैमिली कंप्लेंट करती थी कि हमारे बच्चे गायब है निठारी चौकी में। वो समझते थे कि गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे, आ जाएंगे, है ना, तो कभी सीरियसली लिया नहीं। अच्छा, उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो कहते थे, जब पुलिस पूछती थी कहाँ से गायब हुए, तो हर एक का ये था कहीं ना कहीं आकर कि ये इसी D5 वाली लेन में खेल रहे थे, दोपहर को वहीं से गायब हुए। तो D5 का नाम बहुत बार आया, पर पुलिस ने कभी ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में ये भी इल्ज़ाम लगा कि जो D5 कोठी पंढेर का है, निठारी का चौकी हो या फिर उस पुलिस स्टेशन जो उसके अंडर में आता है उसके SHO, ये लोग कई बार निठारी में पंढेर के घर पे बैठकर पंढेर के साथ पार्टी किया करते थे। पंढेर उन्हें महंगी महंगी गिफ्ट भी दिया करता था। तो ये भी था कि क्या वो अपने क्राइम को छुपाने के लिए ऐसा करता है। लेकिन दोनों ही जांच में कभी ये बात सामने नहीं आई। अगर कोहली के ऊपर सारे इल्ज़ाम लगे, मतलब उसको हमने आदमखोर से लेके सारी चीज़ें हो गई, उसकी एक वजह ये थी कि खुद कोहली था। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में एक लाइन है, बड़ी दिलचस्प लाइन है, वो ये है कि CBI ने एक गरीब नौकर को राक्षस बनाकर पेश कर दिया। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट की कॉपी है। अब ऐसा क्यों है?
उसकी वजह ये है कि या तो कोहली बहुत बेवकूफ़ है या बहुत शातिर है, और मेरी नज़र में पूछे तो बहुत शातिर है। कोहली पूरा केस खुद लड़ता है अपना। उसके आप जितने अभी आपने जो फैसला आया, आपने देखा होगा कि पंडेर के वकील की बाइट आ रही है, सब नाम जानते हैं, हम लोग भी। कोहली ने सिर्फ नाम के लिए अपना वकील रखा है। वो कहता तुम लोग लड़ ही नहीं पाओगे, मुझे जिता नहीं पाओगे, मुझे पता है केस कैसे जीतना है। और वो पूरा एक तरह से वकील बन चुका है, और अपने हर केस की पैरवी वो खुद करता है। पॉइंट्स बता, चूंकि वो लड़ नहीं सकता है, एक वकील तो है नहीं, लेकिन पॉइंट उसी के होते हैं सारे जो कोर्ट में रखे जाते हैं। और वो क्यों है, उसकी वजह बड़ी दिलचस्प ये है कि कोहली को एक चीज़ बड़े अच्छे से पता है, वो ये कि इस केस में एक भी आई विटनेस या चश्मदीद नहीं है। इस केस में एक भी पुलिस के पास पुख्ता सबूत नहीं है। इस केस में कोई डीएनए या फॉरेंसिक एविडेंस उसके खिलाफ नहीं है। तो पूरा केस जो खड़ा है, खुद उसी के बयान पर खड़ा है जो इस केस का सबसे मुख्य आरोपी है, यानी सुरेंद्र कोहली। तो एक गरीब कम पढ़े नौकर ने देश की इतनी हाई प्रोफाइल एजेंसी को, इतने बड़े नाम इतने तमगे उस एजेंसी के सीने पर, उसे हरा दिया, ये कहें? ये कह सकते हैं, क्योंकि इसलिए कहना चाहिए क्योंकि उसे मालूम है कि सीबीआई के पास उसके खिलाफ क्या है। ये वो इतना शातिर जानता है। पूरी जो जांच हुई, जितने वो 60 दिन तक तो उसको इलीगल तरीके से पुलिस कस्टडी में रखा गया था, बट उसको पता था कि वो जो कह रहा है, जो बयान दे रहा है, यही बयान उसके खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो उसने एक एक लाइन सोच रखी थी कि वो क्या बोलेगा, और उस वक्त ये भी था कि कस्टडी में है, पुलिस पीटेगी, तो इस वक्त जो बोलना है सब बोलो। अब उसकी हर लाइन को किसी भी मुजरिम के कहने भर से, इकबाल या बयान से ही आप उसको मुजरिम करार नहीं दे सकते, मुलजिम से, क्योंकि उसके लिए आपको फिर जांच एजेंसी को उसके खिलाफ पुख्ता सबूत चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो उसने कहा, ऐसा नहीं है, ये केस बड़ा इजीली, मतलब इन लोगों को सज़ा दिलाई जा सकती थी। इसमें सारा बेड़ा गर्क किया सीबीआई ने, और इतनी बड़ी एजेंसी से अगर हाईकोर्ट के मतलब हाईकोर्ट के जजमेंट को पढ़कर शर्म आती है जो उन्होंने छोटी छोटी पॉइंट उठाई। आप छोड़ दीजिए पुलिस और सीबीआई को, एक आम जो क्राइम रिपोर्टर है ना, या एक आम आदमी जिसको कानून में या इन चीज़ों में दिलचस्पी है, उसे पता है कि हमें इसको सज़ा दिलाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। वो बेसिक चीज़ सीबीआई ने नहीं किया। क्या इसके पीछे एक कारण ये भी रहा कि प्रथम दृष्टया ये केस बड़ा आसान लग रहा था कि इसमें तो फैसला हो ही जाएगा? सही। बिल्कुल। होता क्या है कि जब ऐसा बड़ा केस हो, और उस वक्त तो ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि इन लोगों को उसी वक्त उनका फैसला हो जाएगा, उसी वक्त इन्हें मार दिया जाएगा, लोग, पब्लिक ही मार देगी। जब ये दोनों पकड़े थे तो मुझे याद है अच्छे तरीके से कि इनको जहाँ रखा जाता था छुपा कर रखा जाता था, पता ना चले कि इस पुलिस स्टेशन में, वरना लोग उस पुलिस स्टेशन में आग लगा देते, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर बच्चे गायब हुए। और फिर इसकी जो कहानियाँ आई कि बच्चों को पका कर खाता है, तो कोई भी मतलब शहर उठेगा और वो उसके ऊपर हमला करेगा। तो ये सारे, और सीबीआई को लगा कि अब तो ये हो गया, एक पब्लिक मूड बन गया, सब कुछ हो गया है ना, मोशन इमोशन सब इधर है। लेकिन सीबीआई भूल गई कि अदालतें जो है ना, वो जज्बात से नहीं चलती, सबूत से चलती। चाहे कितना भी बड़ा संगीन जुर्म क्यों ना हो, आपको उसको साबित करना पड़ेगा, और सीबीआई यही मार खा गई। कुछ चंद आप सिर्फ ये देखिए कि इसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा सीबीआई ने क्या जांच की है। मतलब ये कोई एक जो नया नया शायद पुलिस में है ना, वो भी इन बातों का ख्याल रखे। और सीबीआई के जैसे दिग्गज लोग, क्या हुआ कि हर एक को पता है कि पुलिस कस्टडी में दिया गया बयान अदालत में मान्य नहीं है, तो मानते नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी 164 के तहत बयान दिया है, चूंकि वो बयान एक मजिस्ट्रेट के सामने होता है, तो फिर कोर्ट भी उस बयान को मानती है। कोहली से ये बयान दर्ज करवाया गया, एक मजिस्ट्रेट के सामने बिठाकर, बाकायदा इन कैमरे में रिकॉर्डिंग हुई है, जैसे अभी यहाँ छोटा शकील कर रहे हैं। तो अब वो रिकॉर्ड हुआ, और एक मजिस्ट्रेट वो लीक भी हुआ था वीडियो, हम लोगों ने भी थोड़ा सा चला भी था। उसमें उसने पूरी कहानी सुनाई कि मैं उत्तराखंड से आया, साहब ऐसे अय्याशी करते थे, लड़की बुलाते थे, उनको देखकर मेरी भावनाएं भड़कती थी। फिर मैंने भी कुछ ऐसी कॉलगर्ल के साथ करने की कोशिश की, मुझसे हो नहीं पाया, तो लड़कियां मुझ पे हंसती थीं, कहती थी कि तू इम्पोर्टेंट है, नामर्द है, ये सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे गुस्सा आया, फिर मैं पहाड़ गया, पहाड़ पे मुझे कुछ वैद्य मिले, उन्होंने कहा कि अगर तुम किसी मतलब इंसान का कलेजा पकाकर खाओगे तो तुम्हें ताकत आएगी, तुम ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो बोला ये सारी चीज़ें आती गईं, और फिर मैं इसी तरीके से ये करता गया। फिर मैंने कुछ बच्चों को पकाया, उसको कुकर में कुछ हिस्सा भी खाया। ये सारे उस मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में दर्ज है। अब ये बहुत बड़ा सबूत है, लेकिन इस सबूत के साथ कैसा मजाक किया सीबीआई ने, ये देखिए आप, कि सीआरपीसी 164 का बयान उसे पता है कि कोर्ट में मान्य है। उस बयान की सीडी बनाई गई और सीबीआई ने उसको
सीबीआई की लोअर कोर्ट में गाजियाबाद में दिया, बोला ये इसका बयान है। लोअर कोर्ट भी पता नहीं उस वक्त किस मूड में थी, उसने कहा ये बयान है तो इसका मतलब ये कबूल कर रहा है जी। सब बड़ा ऑब्वियस लगता गया सबको हाँ, कि हाँ दिख भी रहा है, हो भी रहा हो गया। है, सबूत तो भी उन्होंने देख लिया है ही उसका सब। इकबालिया बयान। लोअर कोर्ट ने कहा इससे ज़्यादा सबूत क्या चाहिए, फांसी। सारे केस में फांसी 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 सुनाते गए। अब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी 3 अच्छे पॉइंट उठाए। सीबीआई की कोर्ट गई, उसने कहा जी इनको तो फांसी हुई है। तो उसने कहा अच्छा क्या क्या सबूत है। तो उसने कहा एक तो इसका इकबालिया बयान है, वो भी मजिस्ट्रेट के सामने 164, क्योंकि सीबीआई के वकील को भी था कि इसको तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी जज मना नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा वेरी गुड। तो उन्होंने कहा इसने अपनी मर्जी से दिया था। उन्होंने कहा हाँ जी, कोहली ने मर्जी से दिया। उन्होंने कहा ठीक है, तभी ये बयान दे रहा था तो आपने इसका हल्फनामा तो लिया होगा। हाँ जी लिया है, दीजिए जिस पे इसका दस्तखत हो, उसके अपने साइन। हाँ, ये होता है। जैसे आप 164 का बयान दे रहे हैं तो आप दबाव में दे रहे हैं, मर्जी से दे रहे हैं, बाकायदा आपको लिखना होता पर है, साइन तो आपके होंगे, साइन होंगे आपके ना। तो उस कोर्ट ने कहा कि वो जरा कोहली का साइन दिखाइए, कहाँ है, वो पेपर ही गायब। चलो, जज ने कहा कोई बात नहीं, हो जाता है, मतलब तंज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस मजिस्ट्रेट ने ये बयान लिया, जिसके मौजूदगी में उसने सामने बयान दिया, उस मजिस्ट्रेट का भी तो हल्फनामा होता है ना कि मेरे सामने फलाने तारीख को इतने बजे सुरेंद्र कोहली ने बयान दिया। पेश हुआ बयान। बोले हाँ जी। तो उस मजिस्ट्रेट का हल्फनामा दीजिए जिसपे मजिस्ट्रेट साहब का साइन हो, उनके स्टैंप हो। वो पेपर भी गायब। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। सीबीआई के वकील ने कहा सर ये सीडी है, सीडी में इसका इकबालिया बयान है। उन्होंने कहा ये सीडी तो आप एडिट भी कर सकते हो ना अपने केस को मजबूत या इधर-उधर दाएं-बाएं करने के लिए। आप एक काम कीजिए, जिस मजिस्ट्रेट के सामने बैठकर इन कैमरा की जो रिकॉर्डिंग हो रही थी, रॉ फुटेज चाहिए मुझे, तो उस कैमरे का मेमोरी चिप दीजिए मुझे, ताकि देखूं कि आपने हेर फेर तो नहीं किया। अब सारे दाएं बाएं बगले झांकने लगे, क्योंकि उनके पास वो मेमोरी चिप ही नहीं थी। तो ना इकबालिया बयान का सिग्नेचर, ना मेमोरी चिप, ना मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर। अदालत ने कहा क्या मजाक है यार, हम कैसे मान लें कि ये फिर उसका बयान है, ये एडिटेड वर्जन नहीं है, जबकि इसका आपको भी पता केस प्रॉपर्टी है, कैसे इसको संभालना है, कैसे रखना है। जैसे हम मीडिया में हैं, हम लोग जब कोई भी ऐसी सेंसिटिव स्टोरी करते हैं, रॉ फुटेज आर्काइव में होता है, और जब कोई नोटिस आता है या केस होता है तो अदालत हमसे कहती है कि आप रॉ फुटेज लाइए। जैसे मुझे याद है जब अफजल गुरु को इंटरव्यू किया था तो पटियाला हाउस कोर्ट में बाकायदा टीवी रखा गया था और VHS था उस वक्त, VCR, और हमसे रॉ फुट इंटरव्यू मंगाया गया। जो ऑन एयर गया था वो नहीं, जो हमने कई हो सकता ना चला बिना एडिट किए, जो आपने लिया तो चलाया, जज बैठकर देख रहे थे करीब 35-40 मिनट तक। तो यहाँ एक इतना इंपॉर्टेंट एविडेंस कि आपका 164 का बयान है, जिस चिप में है वो चिप गायब है, उसका साइन नहीं लिया, जज का साइन का पेपर गायब है। तब उसने कहा, कोर्ट ने अपने कमेंट्स में कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि माफ कीजिएगा पर आप लोगों ने इस केस का कचरा कर दिया, ये शब्द इस्तेमाल किया। आरोप कई लोग लगाते हैं जी, कौन सा आरोप सही है? एजेंसी लापरवाही बरतती है या एजेंसी ने जानबूझकर अपनी इन्वेस्टिगेशन को कमजोर किया? मुझे लगता है इस केस में ओवर कॉन्फिडेंस। देखिए, केस को जानबूझकर कमजोर किया, उसके लिए एक लॉजिक चाहिए होता है। बिल्कुल। सुरेंद्र कोहली हमारे, हालांकि ये बड़ी आम बात है कि कई बार लोग या जांच एजेंसियां, पुलिस लालच में, रिश्वत में जांच को भटका देती है, कमजोर कर अधिकारी देती बीच में करप्ट हो गया मान लीजिए। सुरेंद्र कोहली की आप पूरी हैसियत देखिए, वो क्या दे सकता है, लगता ही नहीं है। ठीक है। दूसरा, इस केस में कोई ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था कि यार बचाना है। 2 ही 3 सूरत होती है ना, एक होता है लालच, कोई बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी था नहीं, कोई बड़ा हस्ती, बड़ी शख्स जिससे बचाना है। तो यहाँ पे कोई नहीं, ना मुनिंदर सिंह पंढेर कोई इतना बड़ा शख्स, ना कोई उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ना कोहली। तो फिर क्यों? तो जाहिर सी बात है कोई ऐसा प्रेशर नहीं था इस केस में बचाने का। ओवर कॉन्फिडेंस, ये क्या सब कुछ तो मीडिया पे लगातार 20-30 दिन तक तो मीडिया पे हेडलाइन बनी हुई, दूसरी कोई खबर नहीं चल रही है, लोग गुस्से में, और हमने पकड़ा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, केस खुला हुआ है, ये बच्चे हैं, इनको मारा है, 16 FIR दर्ज हो गई, ये कंकाल मिल गए हैं, ये फॉरेंसिक की टीम उनको ही भेज दिया, ये भेज दिया है, इनका इकबालिया बयान तो हो ही गया है कि इसमें कुछ बचा ही। इसमें क्या तफ्तीश करना, क्या इन्वेस्टिगेशन करना? इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीश नहीं होता। किसी केस को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपके पास प्रूफ, सबूत, एविडेंस, आपको गवाह, सरकमस्टांशियल एविडेंस, ये सारी चीज़ें की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे CBI ने कहा हो गया। जब आए, पता है मीडिया के कैमरे लगे हुए हैं, यूँ 4 उन्होंने चक्कर मारे, 2-4 बार डी कोठी में घुसे, कभी बाहर निकले, कभी बालकोनी पर गए, कैमरे में कैद हो गए, टीवी पे चल गए, चेहरा दिख गया, कुछ बाइटें चल गई, मशहूर हो गए, निकल लिए।
मतलब ये दिखाता है कि जो केसेस लोगों के सामने पहुंचते हैं, जो टीवी पर खूब चलते हैं, मीडिया में सुर्खियां बटोरते हैं, और हमें भी ये लगता है उन्हें देखकर पढ़कर रोज जब रिपोर्टिंग होती है कि तो बड़ा ऑब्वियस हो गया, हाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा ही रहा होगा, भाई सब तो रोज सामने है, इससे सामने से ज़्यादा क्या साफ होगा। तो ये दिखाता है कि कोर्ट में ऐसा नहीं चलता है। कोर्ट में बहुत ठोस सबूत चाहिए होते हैं, बिल्कुल वैसे ही केसेस की तरह जो इतने मशहूर नहीं होते जितने ऐसे केस हो गए। सर अगर कोर्ट मीडिया ट्रायल पे या फिर भावनाओं पे चलने लगे ना, तो फिर तो इंसाफ का कोई मतलब नहीं रह कोई जाता। बचे ना। तो इसलिए ऐसा नहीं होता। आपको कोई भी केस हो, ये बेसिक इनको तो सिखाया भी जाता है। उसमें सिंपल सा है कि भैया जो पुलिस काम करती है, अब जाहिर सी बात है पुलिस खुद ही तो केस तैयार नहीं करती, उसके पास जो चीज़ें हैं वो उनका जो अपना पब्लिक प्रोसिक्यूशन यानी उनके सरकारी वकील यानी कि पुलिस के वकील, वो उनको बताते हैं, उनके वकील अपनी तैयारी करते हैं, जैसे डिफेंस का लॉयर अपनी तैयारी करता है केस की। कि भाई ये सबूत होने चाहिए, तो आप यहाँ जरा पे सिर्फ इस पे जोर पुलिस को लगाओ। ही जिम्मेदार या सीबीआई को भी मैं जिम्मेदार पूरी तरह से नहीं मानूंगा। जो उनके वकील हैं या जो उनके, हाँ, जिनको आप लोग इतना सलाहकार हैं। पैसे देते हैं, जो कोर्ट में आपका खड़ा होकर लड़ते हैं, उनको भी तो ये देखना होता है ना कि पहली नज़र में कि भैया अच्छा ये तुम्हारा सबसे मेन वेपन है, ये सबसे बड़ा सबूत तो इसका इकबालिया बयान है 164 का, तो वो चिप विप जरा कहाँ है, लॉ दो रखूं ढंग से। तो सभी मतलब वही है। इसको हल्के में लेगा। अब इस कहानी के ना एकदम शुरुआत में भी आऊँगा, क्योंकि बहुत लोगों को शायद बहुत सारी बातें नहीं पता। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा था कल परसों भी हाँ कि जब आज से 12-13 साल पहले हम किसी और प्रोजेक्ट के मामले में इस पर काम कर रहे थे, तो उसमें मैं जब स्टेटमेंट्स पढ़ रहा था बहुत चीज़ें तो पता नहीं थी, मतलब टीवी पर नहीं आई थी वो कभी, तो बड़ा पढ़कर अजीब लग रहा था कि अरे ये भी था इसमें शामिल, ये भी था। तो आऊँगा, पर एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी है। आप इस फील्ड में इतने सालों से हैं, कई बार जजों को भी पता रहता होगा, पत्रकारों को भी पता रहता होगा कि सामने जो कटघरे में खड़ा इंसान है, दोषी यही है, अपराध इसी ने किया है, लेकिन कम सबूत होते हैं, सबूत होते ही नहीं है तो उसे बरी भी किया जाता है। लेकिन समाज के प्रति उसने जो अपराध किया, समाज को उससे जो नुकसान पहुंचा, और बहुत सारा पैसा लगा टैक्स पेयर्स का सरकारी वकील करने में, जब उनकी लापरवाही की वजह से, पुलिस एजेंसी या इन सरकारी वकीलों की लापरवाही से कोई ऐसा आदमी सजा से बच जाता है, तो इन पर किसी तरह की कभी कोई इंटरनल कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं लिए जाते कि पता तो हमें सब था, हम करवा नहीं पाए, लेकिन इसको सजा नहीं दिलवा पाए, तो आप जिम्मेदार हैं इसके, तो आप पे एक्शन होने चाहिए, आपके प्रमोशन रुकने चाहिए। कभी कुछ होता है ऐसा? नितिन भाई, आपके सवाल के जवाब में एक फिल्म याद आ रही है, जॉली एलएलबी। उसमें एक डायलॉग है, वो जो अपने जज बने हैं, बेहतरीन एक्टर हैं, उन्होंने कहा कि उनका डायलॉग है कि हम ये जो कुर्सी पर बैठे होते हैं ना, हाँ। हमें पहले दिन से पता होता है कि आदमी मुजरिम है, ये गुनहगार है, लेकिन फाइलों का अंबार बढ़ता जाता है और हम इंतज़ार करते हैं एक ऐसा सबूत दे दे जो हमें कन्विंस कर दे और हम इसको इसके किए की सज़ा दिला दें, और उसमें महीनों और बरसों बीत जाते हैं, वो तो सबूत आता नहीं, फाइलों की अंबार लगती जाती है। ये डायलॉग मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी और जुडिशियल सिस्टम और पुलिस सीबीआई यही सूट कराया। ये कोई फेक डायलॉग नहीं है, यही हकीकत है। अच्छी रिसर्च पहले है दिन वो। से पता होता है किसी भी केस में, लेकिन सवाल ये है कि आप उससे जुड़े हुए जो केस हैं, ये तो इकलौता हम लोग बात कर रहे हैं। अभी दिल्ली में ही हाल में एक फैसला आया था, इतना लंबा टाइम के बाद वो सब बरी हो गए। कन्विक्शन रेट ही देश का उठा के देख ये लिया। रहा D5 कोठीज की हम बात कर रहे हैं, उसके बिल्कुल बराबर में आरुषि तलवार का केस उसी कुछ दौरान हुआ है सब। इन दोनों में तो बड़ी सिमिलरिटी अच्छी क्या है, देखिए अब देख, D5 और आरुषि का L18 है ना, जो सेक्टर 26 है शायद, जलवायु विहार। जलवायु विहार, 2.5 किलोमीटर के करीब दूरी है दोनों जगहों पे। ये 2006 में खुला था, वो 2008 का है, साल भी 2 साल से ज़्यादा फर्क नहीं है, नोएडा एक ही है। अब कमाल देखिए ये कि वो केस भी सीबीआई ने लिया और वही गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि आरुषि के माँ बाप दोषी हैं, उम्र कैद की सज़ा दे दी। वही फैसले को चैलेंज किया और उसी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया, कहा सबूत नहीं है। सेम निठारी केट में सीबीआई की कोर्ट गाजियाबाद की और इलाहाबाद हाई कोर्ट आरुषि का सेम, और वही, और दोनों के केस का अंजाम सेम। आज भी आरुषि का एक केस, उसके मतलब माँ बाप वाला, सुप्रीम कोर्ट में बरसों से, अब तो कोई बात भी नहीं करता। कोहली का इकलौता केस भी सुप्रीम कोर्ट में बरसों से, कोई नहीं बात करता, कोई भी बात नहीं करेगा।
तो इकलौता नहीं है, लक्स फैमिली वाला एक कोलकाता का था, रिजवानुर रहमान केस बहुत ही पॉपुलर, सीबीआई ने आज तक कुछ पता नहीं चला। अब केस उठाकर आप देखें ना, अब केस को तो साइड में रख देते हैं हम लोग, कन्विक्शन रेट ही उठाकर देख लें, देश में 25% के करीब है, मतलब हर 100 में से लगभग 75% छूट जाते हैं। मतलब सच में जिस केस में कोई फॉलोअप लेने वाला ठीक ठाक आदमी नहीं है, देखा जाए तो समाज के प्रति अपराध हुआ है वो। अब जो 17-18 बच्चे मरे, उन सबके माँ बाप ज्यादातर उस वर्ग से आते हैं जो इतनी लंबी केस के फॉलोअप्स ले ही नहीं सकते, काम धंधा छोड़कर जा ही नहीं सकते, कहाँ तक पैसा लगाएंगे। लेकिन समाज के प्रति कितना जघन्य अपराध हुआ। वो बच्चे जो नागरिक बनते, ये जो इस वाली देश जो के। है ना, इससे तो ज़्यादा दूसरी हाँ। खतरनाक चीज़ मुझे जो लगती है वो ये है कि जब ये सारे एग्जाम्पल आते हैं ना कि अरे यार आरुषि में भी बच गया, निठारी में बच गया, इतने बड़े बड़े दिमाग लगे हुए थे, कहाँ हाँ। इस सुशांत सिंह राजपूत केस में इतनी बड़ी भारी भरकम सीबीआई की टीम पहुंची, क्या हुआ 3 साल से। तो इसका बाकी समाज वमाज को तो भी आप साइड रखिए, जो क्रिमिनल हैं, जो अभी कर चुके क्राइम या आने वाले वक्त में करने जा रहे हैं या करेंगे, उनके अंदर एक दूसरी भावना आती, वो ये कि मैं कुछ भी कर लूँ, कितना बड़ा भी कर लूँ। यार निठारी जैसे 16-16 बच्चे मारे गए, 17 साल तो हो गया, क्या हुआ उसका, हम भी निपटा देंगे, हमारा भी ऐसी है, कोई नहीं, 15-20 साल तो केस लड़ ही लेंगे जेल में। अच्छा फिर कहाँ है जेल? जेल में यार कौन सी तकलीफ है, पैसे हैं, जेल में जी लेंगे वो हाल आराम फिलहाल से। लॉरेंस बिश्नोई जैसे केसेस से बाहर ही रहा है हाँ, तो कि क्या चल रहा है। जब ये आपके मन में घर कर जाती है बातें कि कोई नहीं, जब इतने बड़े बड़े केस में कुछ नहीं हुआ, तो हम भी देख और हमारे यहाँ वैसे भी फांसी तो गिनती चुनती के होते, कितने होते हैं, बहुत कम है, तो भैया जिंदा तो रहेंगे जेल में, और जेल में पैसे हैं तो हर चीज़ मुहैया है, तो फिर क्राइम जो है वो क्रिमिनल डरेंगे नहीं, वो करेंगे। हाँ, मतलब केस चलेंगे, क्राइम तो होता रहेगा। और आपका मेन मोटिव तो ये था कि क्राइम ना हो। जी, क्राइम तो हो रहा है। पनिशमेंट का मतलब क्या था कि सजा देकर लोगों को इबरत, लोगों को ये बताना कि अगर तुमने किया तो तुम्हारे साथ ऐसे ही होगा, तो लोग डरते हैं। बिल्कुल। अगर मान लीजिए कोई एक क्राइम करे और उसको साल भर के अंदर निपटा के उसको सजा दे दी जाए, फांसी पे चढ़ा दिया जाए, जो भी कानून के दायरे में है, तो दूसरा कहेगा नहीं, अगर मैं क्राइम करता हूँ तो ये तो मुझे 2-3 साल के अंदर अंदर टांग देंगे, अगर फांसी के लायक सजा है, या फिर तो सीधे उम्र कैद, और जेल में तो बड़ी सख्त जीवन है, तो फिर लोग क्राइम कम करेंगे। लेकिन जैसे ही आएगा, अरे 15-20 साल तो केस लड़ना है यार, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। हमने बात शुरू की बीच में से इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट यही बना हुआ है कि बरी कैसे हो गए, लेकिन जड़ जो है 2006 में है। उन्हें तो कोई पूछ ही नहीं रहा था जो गायब हो रहे थे, फिर अचानक से कैसे जाग उठी थी पुलिस। एक्चुअली ये 2006 की भी नहीं है, और पहले ये 2005 की है। हाँ, डेफिनेटली। और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी क्राइम रिपोर्टिंग की। एक ये वो केस है जिसके बारे में खुद मेरे अंदर भी एक खलिश रहता हमेशा, एक अफसोस। उसकी वजह ये है कि ये केस 2005 में खुल जाता अगर थोड़ी सी मीडिया जागरूक होती। लेकिन वही है ना कि हम लोगों के आंखों के आगे भी एक पर्दा सा होता है, और अब इसके लिए अपने आप को भी गुनहगार मानूंगा। हम लोग उसी स्टोरी की तरफ भागते हैं जो हमें लगता है कि थोड़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल है, जिसकी वजह से इसमें ऐसा एंगल है कि ज्यादा लोग इंटरेस्ट लेंगे। 2005 की बात है ये। हमारी टीम में एक प्रमिला दीक्षित हुआ करती थी, अब वो नहीं रहे, हमारे सहयोगी रोहित सरदाना की वाइफ। तो पहले दिल्ली आज तक में थी। प्रमिला के पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन है, वो चूँकि लोकल रिपोर्टिंग करती थी, तो नोएडा के कई पेरेंट्स ने उसको कांटेक्ट किया। ये गई और वहाँ बच्चे गायब हो रहे हैं, इसने निठारी विठारी सब किया, और उसके बाद वो आकर इसने रिपोर्ट भी बनाई दिल्ली आज तक में। 1-2 बार इसने जिक्र भी किया कि सर बहुत सारे बच्चे गायब हैं। तो उस वक्त हम लोगों का ये था कि गरीब बच्चे हैं लोकल, कई बार ना भाग जाते हैं, कहीं कोई ये था कि भीख मांगने वाला जो ग्रोह होता है ना, गैंग, वो उठा के ले जाते हैं, कहीं से भी दूर दूर तक ये और वो सब हो गए रूटीन कहानियां। हाँ, तो फिर ये था कि अच्छा, रिपोर्टर की एक दूसरी मजबूरी भी है कि हर दिन कोई नई चीज़ आ जाती है, तो आप फॉलो अप की तरफ से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। मुझे आज भी एहसास होता है कि अगर काश उस स्टोरी पे लगातार एक रिपोर्टर लगा होता, 2005 में ये केस खुल जाता। लेकिन मीडिया से भी वहाँ गलती हो, मुझे इसको एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं है। और 2006 में ये केस सिर्फ इसलिए खुला क्योंकि इस पूरे केस में सिर्फ एक ही एकलौती बालिग थी, पायल, जिसकी गुमशुदगी की खबर, चूंकि अब तक ये था बच्चे हैं, ये है वो है, लेकिन जब पायल की गुमशुदगी की खबर आई तो पहले बहुत सारी खबरें थी, थाने में तो पूरी लिस्ट थी, फोटो के साथ फाइलें हम लोगों ने शूट की है गुमशुदा बच्चों की। तो जब वो बालिग की आई और उसमें एक चश्मदीद पहली बार मिला, एक रिक्शे वाला,
क्या हुआ था कि वो पायल के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि वो D5 क्या करने गई थी, लेकिन एक रिक्शे वाला इसमें चश्मदीद था, उसने कहा कि मैं दोपहर का वक्त था, पायल को मैं लेकर निठारी गई, D5 कोठी के सामने पायल मेरे रिक्शे से उतर गई, मैंने उससे पैसे मांगे, उसने कहा अभी आकर देती हूँ, और वो अंदर से बाहर ही नहीं आए, बहुत देर हो गया, फिर मुझे लगा मैं तो यहीं रहता हूँ, तो मैं जानता था उसको, तो मैंने कहा बाद में पैसे ले लूँगा, और मैं चला गया। तो जब पायल की गुमशुदगी की बात उसके फादर ने निठारी में लिखाई, तब उस रिक्शे वाले ने कहा कि मैंने आखिरी बार उसको यहाँ छोड़ा कोई था। मोबाइल भी मिला था पायल का कहीं? हाँ, मोबाइल भी मिला था। अच्छा। तो उसने कहा कि हमने यहाँ छोड़ा था। तो पायल की गुमशुदगी के बाद पहली बार थोड़ा-सा ये हुआ कि अब ये एक बालिग लड़की थी। लेकिन फिर D5 पुलिस ने जब बाद में सारे अब ये हुआ कि हंगामा हुआ, फिर मीडिया में जब खबर आई, तो एक बात कॉमन आई और वो चलने लगी कि यार जितने भी बच्चे गायब हो रहे हैं इतने महीनों से या साल से, वो सब एक ही कहीं जगह ना है। कहीं आकर D5 से ही लापता हो जाते हैं। तो ये D5 है क्या? फिर पता चला D5 की कोठी के मालिक की पुलिस वालों से साठगांठ है। वहाँ तो रोज पुलिस जा रही है। तो फिर ये हुआ कि अच्छा इसीलिए नहीं गए। लेकिन उसके बाद अब लोग उसकी गुमशुदगी के बाद ये मुद्दा उठा, तो पहली बार ये हुआ, अभी भी नोएडा पुलिस कुछ नहीं कर रही है, वो निठारी का नाला जाम हो गया था, जो उन घरों के पीछे है, जो जो उन D5, घरों के D4, पीछे है, D3, और D2 आप के है। घरों के पीछे या पीछे से हाँ। होकर आपने एक कट लेती है, और जहाँ से निठारी का रास्ता उस D5 कोठी की जो सड़क जाती है ना छोटी सी, जी। वहाँ पे वो नाला ऐसे आता है, अंदर की तरफ से ऐसे यूं जाता है। तो पानी वानी उसका वो हो गया, और फिर ये भी था कि इससे बीमारी और ये तो लोग भी कह रहे थे, फिर नेताओं ने भी कहा इसको सफाई कराते हैं। तो जब वो लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि D5 कोठी के पीछे और उसके चारों तरफ थोड़ी आगे तक काले पॉलीथीन के अंबार हैं, एक से एक, एक से एक। तो पहले जब पॉलीथीन खोला गया या कुछ हड्डियां तैर रही थी तो यही लगा था कि ये जानवर के कुत्ते उत्ते के होंगे, लेकिन फिर कुछ खोपड़ी मिली, वो इंसानी थी। फिर तो हड़कंप मच गया। अगले 1-1.5 घंटे के अंदर शायद ही कोई ऐसा चैनल हो जिसकी ओबी वैन निठारी के पास ना खड़ी हो। और उसके बाद तो फिर नेताओं से लेके हर एक का भी तांता लग गया, और चैनल भी हर खबर भूल गया। फिर जितनी कहानियां जैसे सामने आई वो चलती रही, उसके बाद पूछताछ होती रही, और इस तरीके से एक गंदे नाले की सफाई के चक्कर में ये केस खुला। फिर पूरा निठारी थाना सस्पेंड हुआ। जो बाकी चीज़ें होती हैं वही हैं, जब क्या होता है ना कि सब कुछ लुट जाता है तो फिर होश आता है, तब सरकार को भी लगता है इतना बड़ा मामला था, हमने क्यों नहीं एक्शन लिया। तो फिर ये सारी चीज़ें सामने खुल कर आई। मगर D5 ही फोकस में क्यों आया? क्योंकि नाला तो बाकी कोठियों के पीछे भी था। इनफैक्ट उसमें से एक कोठी ऐसे इंसान की भी थी जो अंगों की तस्करी के मामले में ऑलरेडी एक केस में फंसा हुआ था। तो पुलिस को ज़्यादा यकीन क्यों था कि D5 में ही कुछ हो रहा है? क्योंकि जब FIR, अब चूंकि ये मामला खुला, तो जितने भी FIR थे उसमें ज़्यादातर जो पेरेंट्स ने लिखाए थे ना, वो ये था कि हमारा बच्चा खेलने गया तो कहाँ पे गया, तो इधर गया, तो आखिरी बार किसी ने कहाँ पे देखा, तो जी कोठी 5 नंबर कोठी के आगे देखा था। वो D नहीं बोलते थे, हाँ। कहते 5 नंबर कोठी के आगे। तो सवाल ये था कि एक दो हो, चलिए इत्तेफाक हो सकता है ना। और वो रिक्शा वाला जो आखिरी पायल का गवाह, वो भी कह रहा हमने तो, वो तो ये कह रहा कि वो बिना पैसा दिए हुए अंदर चली गई, इसलिए मुझे पता है ये कोठी नंबर 5 था, मैं बाहर खड़ा हुआ था कि वो आएगी पैसे देगी। तो अब हर सिरा आकर कोठी नंबर 5 से मिल रहा ओके। है। तब उसके बाद और फिर ये भी उठ गया कि लोगों ने बताना शुरू कर दिया, भाई पुलिस वाले अगर आते हैं किसी, आप कहीं भी किसी मोहल्ले में रहिए, और अगर पुलिस की टीम आ जाए, जिप्सी आ जाए, या वर्दी में पुलिस वाला आपके घर में घुस जाए, तो 10 तरह की बातें लोग सबको करते पता हैं, रहता है है ना। कहाँ गए। तो अब ये कि बार यहाँ पे पुलिस वाले बहुत आते हैं, तो ये भी बात जब फैली तो ये हुआ कि यही है सेंटर में, फिर मतलब कुछ तलाशी संदिग्ध ली गई। गतिविधि यहीं हो रही है। हाँ यही है। हम्म। तो फिर इस तरीके से D5 पिक्चर में सामने है। ये पायल गई, हम्म, वहाँ गायब हो गई। हम्म, उसके पिता नंदलाल ने हाँ पुलिस में जाके बताया, पुलिस ने पायल को खोजने की कोशिश की। खोजते खोजते आप ही ने एक अपने शो में कहा था कि जो पुलिस ने नहीं किया वो नंदलाल ने किया। उसके पिता इसमें लगे रहे और वो उस रिक्शा वाले को खोज पाए जो पायल को छोड़ कर आया था। इस रिक्शे वाले की कहानी और उसके बयान भी जो है ना, वो नंदलाल ही की वजह से है, क्योंकि उस रिक्शे वाले ने उसके फादर को बताया, और वो भी निठारी के उस गांव का रहने वाला था, रिक्शा वाला तो लोकल था, जानता था। उसने बताया कि मैं, पता चला तुम्हारी बिटिया गायब है, तो यार किस दिन हुआ? तब उसने बताया कि ये उस दिन की बात है। बोला टाइम, बोला दोपहर। बोला अरे मैं ही तो अपने रिक्शे पे ले गया था। तो उसने बोला कहाँ ले गए थे? तब उसने कहा इस कोठी के सामने।
और वो पैसे नहीं दिए थे, इसलिए मैं खड़ा था। फिर काफ़ी देर हो गई, मैंने कहा बाद में ले लूँगा, तो मैं निकल गया। तो फिर इन लोगों का हुआ कि कोठी की तलाशी लो, कोठी की तलाशी लो। जब लोगों ने कहा ना, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद पुलिस आई, तलाशी हुई? तलाशी हुई। इधर तलाशी हुई तो अंदर से उस वक्त का भी बड़े अजीब वाक़ये थे। जब तलाशी हुई तो फॉरेंसिक टीम पहली बार पहुंची ही नहीं थी, अच्छा। क्योंकि शायद पुलिस को ही पता नहीं था कि है क्या मामला। किचन में एक लापरवाही शुरू से पहले दिन किचन में से। एक खून की बूंद मिली थी। हाँ। बाथरूम के उस पे। बाथरूम पे। हाँ। इसके अलावा और कुछ ऐसा मिला नहीं। हम्म। तो इस दौरान में पुलिस तो आ गई थी, उसको उठा लिया था और दोनों को खूब कूट भी दिया था। तो कोहली ने बक भी दिया था और उधर पॉलीथीन मिल चुकी थी। पॉलीथीन में खोपड़ी मिली तो पता चला इंसानी लाशें हैं। पॉलिथीन आप बता रहे हैं D5 के पीछे ग्रिल थी, उसके पीछे नाला असल में वो खुलता था। पूरी जो कोठी है ना, सबके पीछे ग्रिल है। उसकी वजह ये है कि आसपास गांव है। हाँ। और वो बस्तियां हैं, तो कुछ कोठियां हैं लाइन से बनी हुई। तो सेफ्टी के लिए हर एक ने, कि कोई पीछे से रात को ना चढ़ जाए कोठी में, क्योंकि दीवार तो है, कोई भी चोर उचक्के इसके चक्कर में तो हिफाजत ग्रिल के लिए ऊपर तक सब ने लगा दी। ग्रिल ऊपर तक लगा रखी थी। तो आप कोठी के ऊपरी फ्लोर से या छत से आप पीछे कुछ फेंक सकते थे। और उस ग्रिल के ठीक नीचे एक नाला था, कम से कम इतना चौड़ा नाला है वो, ठीक है। लेकिन उसमें पानी का फ्लो बड़ा कम था, मतलब रुका हुआ नाला है। रुका हुआ नाला एक तरह से। कभी बरसात में वो नाला चल पड़े तो चल पड़े, वैसे ही था। तो उसमें कीचड़ वीचड़ थे सारे, तो बहुत सारे उसमें मलबे, बहुत सारे लोग कूड़ा भी फेंक देते थे। ठीक है, लेकिन घर में कुछ नहीं मिला था। घर में कुछ नहीं था जब तलाशी हुई। अब जब ये पॉलिथीन वाला राज खुल गया कि इतने सारे हैं, तब तो आप फिर तो सारे लोग पहुंचेंगे। वो फिर- कैसे खुला? क्योंकि आप कहीं बता भी रहे थे कि पहले ध्यान नहीं दिया किसी ने। हाँ, ना नाले पर ना पॉलिथीन पर, घर में ही ढूंढ रहे थे, घर में तो कुछ मिला नहीं। मिला नहीं। तो एक दो पुलिस वाला जो थोड़ा सा ज्यादा खपती रहा होगा, वो इधर उधर घूमा और पीछे पहुंचा, तो उसे ये चमका कि ये कुछ ज्यादा पॉलिथीन नहीं पड़ी यहाँ काली। एक तो वो थी, दूसरा ना कुछ पॉलिथीन, मैंने बताया ना कि जो पीछे का हिस्सा है ना, उधर तो पॉलिथीन के अंबार सारे थे ही थे। कुछ चूंकि वो पॉलिथीन, आप ये मान लीजिए कि करीब 8-9 महीने 10 महीने का वो पूरा जमा हुआ किया हुआ था, है ना। ये 2-4 दिन की बात नहीं थी। तो कभी कभी ऐसा होता है, अगर मान लीजिए कुछ पानी का फ्लो आ गया, कोई अपने घर की सफाई टंकी कर रहा, तो वो अलग अलग जाके रुक गया था। तो उसमें से कुछ पॉलिथीन में से वो हड्डियाँ निकली थी, तो लोगों को लगा ये कुत्ते कुत्ते का। लेकिन बाद में फिर जब खोपड़ी ओपड़ी निकली तो फिर ये पता, जब ये निकला तो इधर घर की तलाशी हो गई, उधर तो कुछ मिला नहीं। लेकिन इस मिलते ही हुआ ये कि पूरे निठारी में हड़कंप मच गया। क्यों? जिनके 6 महीने, साल भर, 1.5 साल से बच्चे गायब थे। और ये उसी वक्त ये भी हो गया कि ये सबको देख कर लग रहा है कि ये सब बच्चों के हैं, क्योंकि हड्डियां छोटी छोटी थी, है ना। हाँ, अखबारों में आ रहा था सारी चीज। तो अब ये आप अंदाज़ा लगाइए ना कि जिनके बच्चे गायब हो, एक उम्मीद पर जी रहे हैं कि कभी तो कभी लौट आएंगे। लेकिन ये कि यहाँ तो कंकाल मिल रहे हैं, और जहाँ जहाँ वो बच्चे रहते थे उससे मुश्किल से 500-500 मीटर की दूरी पर ही, मतलब पॉलीथीन में, नाले में पड़े हुए हैं। लोगों का गुस्सा उस वक्त ये था कि मतलब पुलिस टीम ही खतरे में थी, खासतौर पर निठारी की टीम। लेकिन बाद में फोर्स मंगाई गई। उसका अगले कई दिनों तो बहुत हंगामा हुआ, पत्थरबाजी भी हुई। और फिर लेकिन उसके बाद जांच वाँच हुई तो घर से पहले तो कुछ मिला नहीं। फिर फॉरेंसिक टीम आई। अब यहीं से केस देखिए कि फॉरेंसिक टीम आई तो बाथरूम से एक खून की हाँ, एक बूंद स्टेन मिला। मिला। सोफे पे एक सीमेंस का वो मिला था, वीरे का, तो वो भी ले गए सब। लेकिन अब इन सबको ले जाके आपको जो अक्यूज्ड है, बाकी लोग हैं, आपको सब मैच कराना होता है ना। वो किसके सीमेंस थे आज तक नहीं पता। आगरा ना फॉरेंसिक कोहली लैब ना की टीम आई मोनिंदर थी पहले। और हाँ, आगरा फॉरेंसिक की लैब की टीम आई थी, कोई रिपोर्ट का पता नहीं। उसका जब ये सीबीआई ने टेक ओवर किया केस, तो सीबीआई की फॉरेंसिक टीम अपनी जो एम्स वाली है वो आई। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट में है कि मतलब आपने जो वो मिली फॉरेंसिक एविडेंस, उस तक का आपने जांच ढंग से कराने की कोशिश नहीं की। करते क्या थे वहाँ फिर ये? वही मैंने बताया, ओवर कॉन्फिडेंस कि सब हो गया, ये दो खड़े में हैं, ये बॉडी है, लोग गुस्से में हैं, मतलब बड़ा बेसिक है ना। मीडिया भी इन्हीं को बता रही है, तो हमारा तो काम आसान हो गया। हाँ, तो हो गया। तो और तो और उसमें कोर्ट में ये भी है, कोर्ट ने कहा कि इस बात के भी कोई सबूत पेश नहीं कर पाई सीबीआई कि D5 के अंदर ही इन सारे बच्चों को मारा गया। उन्होंने कहा कि अगर चार्जशीट के हिसाब से इन बच्चों की हड्डियां वड्डियां काटी, टुकड़े किए गए, तभी तो पॉलिथीन में फेंकता था वो।
बोला उस कोठी से सटे हुए तमाम कोठियां हैं, आगे पीछे भी लोग हैं, कभी किसी ने अपने बयान में उस कोठी से किसी तरह की आवाज़, चीखने की आवाज़, काटने की आवाज़ नहीं सुनी। तो एक कत्ल हो तो समझ में आ सकता है कि चलो जी आवाज़ नहीं गई। अगर 16-16 बच्चों को मारा गया और किसी ने आवाज़ नहीं सुनी, कभी उस कोठी से कोई स्मेल नहीं आई, हाँ। कभी उस कोठी के बाहर किसी ने पानी का रंग लाल नहीं देखा, तो फिर कैसे हम ये आप कहते हो कि सर्कमस्टेंशियल ये एविडेंस भी नहीं 5 है, नंबर की कोठी में सब कुछ हुआ है? तो ना सबूत ही चश्मदीद नहीं है। है, हाँ, फोरेंसिक आपने बता ही दिया, बता ही दिया। सर्कमस्टेंशियल भी नहीं बन रहे हैं अब। तो कोर्ट ने तो इसी पे सवाल खड़े कर दिया कि कोठी नंबर 5 में तो कोई कत्ल ही नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर पूरा केस खड़ा था एक बयान पर, जो खुद मैंने जो शुरुआत में सुरेंद्र कही थी कोहली ना, का था। कोहली ने बयान दिया और कोहली को पता था कि उस बयान को मुझे अदालत में कैसे काटना है, और उसी ने काटा। और इसीलिए कोर्ट ने कोहली के बारे में कहा कि ये सारे जो आपने रखे हैं ना, ये कायदे से देखा जाए तो उसके आदमखोर होने का भी आप प्रूफ नहीं दे पाए। हम तो उसने जो यहाँ तक कहा, मानने को तैयार नहीं है उन्होंने कि तो कहा कभी कि कोई आपके कत्ल इसके डिफाइन हुआ है। आदमखोर होने का भी कोई सबूत नहीं दे पाई सीबीआई। कोर्ट की जजमेंट में इलाहाबाद, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने की कोर्ट के जजमेंट में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक गरीब नौकर को आपने राक्षस बना के छोड़ दिया। सबूत आप पे एक नहीं है। हाँ, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट थी कि हाँ, इसके अलावा की मोटिव आपने नहीं बताया, चलिए नपुंसकता और ये सारी चीज़ें आई, लेकिन इस आप प्रूफ कहाँ कर पा रहे हो? आप अय्याश मालिक की बात कर रहे हो, लेकिन उसके अय्याशी के प्रूफ भी आपके पास नहीं पेश कर पाए, तभी तो वो पंडित छूटा। कोर्ट ने ज़रूर एक चीज़ कही कि जो महिला आयोग थी, उसने उस वक्त एक सवाल उठाया था, और सरकार ने भी, कि इतने बड़ी तादाद में ये जो बच्चों का कत्ल हुआ है, इसका ह्यूमन ऑर्गन के ट्रेड से कोई लिंक हो सकता है। कोर्ट की टिप्पणी थी कि सीबीआई ने इस पहलू के ऊपर तो एक दिन भी जांच नहीं की, और जबकि कोर्ट का यह भी कहना था कि D5 की कोठी से ठीक सटे हुए वो या तो 6 नंबर था या 4 नंबर था। मैं उसी साल 2006 में एक डॉक्टर को पकड़ा गया था किडनी रैकेट में। उन्होंने कहा कि उस डॉक्टर से भी पूछताछ बस ऐसे ही लगता है कि बस खाना पूर्ति के लिए किया गया। उस डॉक्टर और उसकी उस केस या स्कैम या फिर ह्यूमन ऑर्गन के रैकेट, इसके बारे में कोई डीप इन्वेस्टिगेशन नहीं वो किया भी गया, नहीं है। जबकि बहुत मुमकिन है कि निठारी कांड का जो संबंध है वो ह्यूमन ऑर्गन से हो सकता था, कि जो उसकी तस्करी करते हैं। वो भी नहीं था। सुरेंद्र कोहली से पूछताछ हुई, पंढेर से पूछताछ हुई, आपकी इन दोनों से कभी कोई मुलाकात हुई? पूछताछ के दौरान आप कभी पहुंचे हों, कुछ सुनने को सुरेंद्र मिला? कोहली से मैं 2 बार आमना सामना हुआ, वो मुंह नहीं खोलता। पंढेर से भी हुआ, पंढेर बात नहीं करता, वो चुप रहता है। लेकिन जब कोहली को मैंने शुरू में आपको बताया था ना कि वो हालात ऐसे थे कि अगर उसको कहाँ रखा गया ये पता चल जाए। कई तो गांव वाले पूछते थे मीडिया से कि भैया इतना बता दो आप, ये कहाँ रखा गया, ये बाकी इन सब छोड़ दो, इंसाफ तो हम लोग कर देंगे। तो ये पुलिस वालों ने भी स्पेशली कहा था कि यार आप लोग कभी पता भी चल जाए ना, तो प्लीज़ आप उसके लोकेशन को डिस्क्लोज मत करना। अच्छा, ये हमारा भी फ़र्ज़ है कि ऐसे नहीं होना, जंगल राज तो है नहीं। हाँ। उसका बड़ा इम्पोर्टेंट मतलब इंटरेस्टिंग किस्सा था कोहली का, कि एक जगह कोहली को रखा गया, ये एकदम शुरुआत की बात है, और उसने फिर बताया कि हाँ जी मैंने ऐसे मारा जो सारे है ना, और मैंने बच्चों को कुकर में बनाकर खाया ये वो। कोहली के दांत थोड़े से अजीब से थे। तो एक पुलिस वाला था, सब इंस्पेक्टर, 4 लोग बैठकर, सुरेंद्र कोहली ऐसे स्टूल पे बैठा हुआ है एक थाने की बिल्डिंग में, और उससे पूछताछ हो रही है, और रात का वक्त है। जब पूछताछ हो रही थी और वो कोहली बातचीत कर रहा, कोहली के हाथ तब खुले हुए थे। जब उसने उन्होंने पूछा कि अच्छा तूने ये किया था, तो तूने क्या, कैसे मारा था, क्या ऐसे काटा जी, ऐसे कुकर में पकाया, ऐसे खाया? बोले जब वो बोल रहा था और उसकी आंखें चमक रही थी और दांत जो है वो अजीब सा एकदम डर पैदा कर रहा था, उतनी देर में 1-2 पुलिस वाला खड़ा हुआ, वो हथकड़ी लेकर आया और सीधे उसने कोहली के हाथ में हथकड़ी लगा दी। उसके बाद वो बाहर निकले पाँचों, बोले यार अब इसके दोनों हाथ खुले हुए छोड़ के हम पूछताछ नहीं करेंगे। उसका सीनियर अफसरों के पास कहा कि सर इसकी पूछताछ में सारे लोग होने चाहिए इकट्ठे, कोई अकेला उसको खाने देने के लिए नहीं जाता था, अकेला पानी देने के लिए नहीं जाता था। इतना एक डर लगने लगा दहशत, था। उनका कहना था कि सिहरन पैदा हो गई थी उसको रात को देखे कि ऐसा कि जैसे शायद हमें मतलब जिंदा चबा जाए। मेंटली अनस्टेबल होने लगे थे लोग उसके आसपास। ये पुलिस वालों की हालत थी। हाँ। आप तो बता रहे थे, हाँ, इन्वेस्टिगेशन के दौरान 2-1 लोग तो उल्टियां करने लगे थे कहानी सुनकर। पुलिस वाले हाँ, जब वो उसको गए, पुलिस वालों की उल्टियां हुई थी, सिर्फ सुनकर। क्योंकि दिमाग में वो सारी चीजें आ जाती है ना कि हाँ, आप वो इमेजिन करते हैं इमेजिन करते हैं आप। कभी कुछ भी, लेकिन
फ्रिज में ना इसमें उसमें कुछ नहीं मिला। और यही तो कमाल है कि उसने ये बयान दिया और इसी बयान पर उसके दस्तखत भी नहीं है 164 कमाल में। ये कि जो इसने 164 में बयान दिया, उसने कहा कि मैं बच्चों को पहले मारते कैसे थे। तो उसने कहा मैं उनको टॉफ़ी दे के बाहर खेलते थे, जो भी गुजर रहा, और सन्नाटा है तो दोपहर का टाइम अमूमन, तो टॉफ़ी के लालच में बच्चे घर में घुस जाते थे। बोला उसके बाद मैं, मतलब उसके वही थी कि मैं कुछ कर सकता नहीं था, तो मैं बच्चों का, वो होता है ना साफ़ी, घर में कपड़ा एक होता है जिससे सफाई करते हैं आप, किचन में रखते हैं या फिर झाड़ पोंछ करते हैं उस कपड़ों से। तो उन कपड़ों से मैं उनका गला घोंटता था। तो उसने बोला कि एक ही कपड़ा, उसने, हाँ, मतलब जितने भी बच्चों के गला घोंटे वो एक ही कपड़े से किया था। अब ये उसका बयान है, 164 में भी है और पुलिस का भी बयान है। वो कपड़ा या वो पोछा या वो साफ़ी, आज तक ना पुलिस ना सीबीआई कोई बरामद नहीं कर पाई। मतलब आला कत्ल जो है, जिसका वो है, वेपन जो सबसे हाँ, आप जरूरी है केस कहेंगे, में। उसका पता ही नहीं कहाँ है। क्या पूछिए हर कदम पर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कई बार जब आपके मुंह से सुनते हैं इसे या फिर स्टेटमेंट पढ़े, जो भी कुछ आया उसमें बार बार ये लगता है कि या तो ये ज्यादा चालाक है या ये ज्यादा लापरवाह है। एक कंपटीशन है। मुझे लगता है कि वो, ऐसा भी नहीं है कि वो बेहद शातिर या चालाक है। उसे पता है कमजोरियां केस की क्यों, एक चीज की वजह से वो भी कॉन्फिडेंस में, उसे पता है ये पूरा केस जो है ना, इसमें कोई विटनेस नहीं है, कोई और चीज ऐसी है नहीं, सिर्फ कहानियां ही कहानियां हैं। जो कुछ है उसका बयान है, और उसे पता है मुझे अपने बयान के साथ कैसे खेलना है। और आपने कहा कि उसमें पूछा कि भाई कैसे हुआ, तो बस ऊपर आसमान की तरफ देख के कहते हो गया। हम्म। तो यही मतलब कभी शुरुआत में तो मौका ये ही नहीं भी दे था पाया ना, एजेंसी को कि पूरी कहानी शुरुआत बताए। में तो ये भी था कि उसने अपने आप को मेंटल डिस्टर्ब और ये सारी चीज़ें की थी, उस पे भी था। ये भी उठा कि यार ये इसने सारी बात बताई कि मुझसे हो नहीं पाता है, मैं मतलब इम्पोर्टेंट हूँ, ना मर्द हूँ। तो फिर गाँव में इसके बच्चे भी हैं, तो सारी चीज़ें थी। वही कह रहा हूँ ना, इस केस का बेड़ा गर्क कर दिया जांच एजेंसियों ने। और पायल के कत्ल की कहानी क्या बताई गई, उसे क्यों मारा था? पायल की कहानी ये थी कि ये हमेशा पायल को, मतलब जब भी पंडेर साहब आते थे तो ये वो लड़कियां मंगाया करते थे, बल्कि वो अपना खुद, उनके पास कुछ होंगे नंबर उनके दोस्तों की, ये सब, तो वो फ़ोन कर देते थे, वो पहुंच जाती थी, कॉल जो भी होती थी। एक बार ऐसा हुआ कि पंडेर अचानक पहुंचा, और कुछ उस दिन कुछ था ऐसा, कोई फेस्टिवल था, त्यौहार था, तो उनके जितने भी अपने कॉन्टेक्ट्स थे सबने आके आने से मना कर दिया। तो उस दिन पहली बार, अच्छा, ये जब भी वो आते तो ये दरवाजे से झांक कर देखता था अंदर क्या चल रहा है, कोहली। तो कोहली से उस दिन पहली बार कहा कि तू किसी को जानता हो? उसने कहा जानती हूँ। तब वो फिर इलाके की एक लड़की को, नाम नहीं लूँगा, वो लेकर आया। उसके बाद खैर वो पैसे वैसे दे दिए, फिर वो आना जाना शुरू हो गया। फिर वो उसके ऊपर हंसती थी, ये कहता था कि तुम, मतलब साहब में क्या है, मैं भी तो हूँ। तो वो कहती थी तेरे साथ, मतलब उसको हंस के कहती थी तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसे बहुत गुस्सा आता था। तो एक दो बार इसने कहा मैं तुझे पैसे दूंगा। इसके जो बयान उसमें यह है कि पैसे दिए, लेकिन वो फिर कुछ करने की कोशिश की और वो फिर हंस पड़ी, इसे बहुत तेज गुस्सा आया और इसने उसका गला घोंट दिया। तो ये लब बोलो बाब है इसका। जी। लेकिन अंततः वही, अब एक केस बचा है साहब, उसमें कुछ हो जाए तो उम्र कैद है, बाकी तो एक पंडेर साहब केस तो बचा अपने है, घर बाकी चले ये गए। कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो सारे फैसले सुनाए हैं, सीबीआई जाहिर सी बात है अपनी, तब नाक बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज तो करेगी, लेकिन कई सालों का खेल और और हो गया। बाकी जिनके बच्चे गए बड़े गरीब घर के लोग हैं, कौन कहाँ इतना कितना लंबा फॉलो अप भटकेंगे ले, वो, उनकी 17-18 अपनी साल ज़िंदगी सर, रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, वही। कहाँ मुकदमे कचहरी, और ये जिनके भरोसे पे हैं कि चलो यार, उस वक्त तो बड़े बड़े दावे और वादे हुए थे। तो अब अगर सीबीआई जैसी बड़ी एजेंसियों के भरोसे बैठे थे कि वो उन्हें इंसाफ दिलाएगी, लेकिन क्या मिला उनको इतने साल, मतलब 17 साल तो यूं ही निकल गए। तो उन माँ बाप से पूछे जाकर जिन्होंने अपने बच्चे खोए और इस हालत में अपने बच्चों को पाया, कि मतलब उनका अंतिम संस्कार या दफनाने तक के लिए उन्हें पता नहीं था कि कौन इसमें से किसका लाल है। बहुत दुखद है। अंत में कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़िए। बस तो यही दुख मैं, भरी कहानी है और नहीं, मैं यही, नाराजगी देखिए भी है क्या बहुत होता इसमें। है, उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ अकेला नहीं, जब तक बेसिक क्या होता है एक, जो पुलिसिंग या जुडिशियल सिस्टम इन सब का, वो ये होता है कि क्रिमिनल के अंदर खौफ होना चाहिए। आप जैसे बहुत सारे देशों में आप जाइए, वहाँ डर से, वहाँ पे पब्लिक, आप देखिएगा क्राइम या पुलिस को आप देखेंगे, अगर सड़क पे कभी आपको पुलिस दिखाई नहीं देती है, कहीं नहीं। क्यों? उन्हें मालूम है कि
सड़क पे देख के कोई पुलिस को क्राइम करने से डरेगा ऐसा नहीं। खौफ ऐसी हो कि आप दिखाई नहीं दे रहे हो लेकिन आपका खौफ हो। हमारे यहाँ हर तरफ पुलिस है लेकिन खौफ इसलिए नहीं है। 2 वजह है उसकी, एक हमारा जेल का सिस्टम और दूसरा हमारा ये पूरा जुडिशल सिस्टम। तो उन्हें पता है कि अगर मैंने किसी का कत्ल कर भी दिया, इतने बच्चों को मार भी दिया, तो यार मैं उसके बावजूद 15-16 साल तो आसानी से या 20 साल जी लूँगा। 16 बच्चे का कत्ल जिसके सर पर हो, 15 फांसी की सज़ा हो चुकी हो जिसको, और 17 साल से वो जेल में बैठा हुआ है और अब उसके पास कोई फांसी की सज़ा भी बची नहीं है फ़िलहाल। तो जब ऐसी चीज़ें होंगी तो कोई भी क्राइम करने से पहले क्यों नहीं, मतलब वो बेखौफ क्यों नहीं होगा? उसे मालूम है कि यार मैं इतने दिन तो निकाल लूँगा। वही। और जेल दूसरा, या तो दूसरा ये है कि अच्छा मैं इतने देर निकालूंगा लेकिन जेल में तो हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। वहाँ तो मतलब जेल में हर दिन मरना पड़ेगा। यहाँ तो ये है कि बाहर से आ रहा तो आपको जेल में ही जीने में मज़ा आएगा। क्यों? आपकी हर चीज़ अय्याशी से लेके आपको जो चाहिए वो सब मौजूद है, पैसा होना चाहिए। तो जब जेल ही आपके लिए इतनी ऐशगाह है तो फिर आप बाहर की दुनिया में रहो या जेल में रहो, क्या फ़र्क वो तो पड़ता है? हम आपके साथ पिछले पॉडकास्ट जी। में खूब चर्चा कर हाँ, चुके हैं, जब आपने इसीलिए बताया था कि तो ये दोनों जब ही आप चीज़ें जेल जब गए, कमज़ोर कड़ी हैं तो हाँ क्या होगा? वही, और आप जेल गए, आपको खाने के लिए पूछा गया, जैसे किसी ने अपने घर में बोला क्या खाएंगे, और वो आ गया, पानी की बोतलें, हाई फाई, क्या क्या नहीं पहुंचता। अभी हाल की बात है सर, वो एक सीनियर डीजीपी है स्टेट के, एक नाम नहीं लूँगा उनका, उन्होंने बड़े, मैंने कहा था उन पुलिस के ऊपर जाहिर सी बात है उंगली तो एक क्राइम रिपोर्टर उठाएंगे। हालांकि वो थोड़ा सा खामोश हो गए थे लास्ट में। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ पुलिस पे उंगली उठाते हैं लेकिन इसके अलावा और भी 3 चीज़ें हैं, आपको उन सबको देखना चाहिए क्योंकि उन सब मिलाकर ही पुलिस और सिस्टम बनता है। तो उनका कहना था पहला पुलिस, दूसरा कहना था ये पब्लिक प्रोसिक्यूशन जो पुलिस के वकील होते हैं जिनकी हमने बात की, तीसरा उन्होंने कहा जेल, और चौथा उन्होंने कहा कि आप समझ ही गए हैं। तो नाम नहीं लिया, मैं समझ गया था, वो जुडिशरी। तो सब मिलकर दोषी हैं, बिल्कुल कोई ज्यादा बुरा बन जाता बिल्कुल है है। और किसी पर ध्यान नहीं जाता है। किसी भी एक केस को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इन चारों का बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ बिल्कुल, 4 में से भी एक कमजोर कड़ी हुई तो अपराधियों की मौज है। तो यही है बस नितिन भाई। तो निठारी की ये पूरी कहानी है और बहुत दुखद है, गुस्सा पैदा करती है। 17 साल हो गए और अब लगता नहीं इंसाफ होगा। फैसला जरूर आएगा, कोई ना कोई फैसला तो आएगा, लेकिन इंसाफ तो नहीं होगा, ये तय हो चला है। और हो भी गया तो अब वो कहते हैं ना कि तब इतने लंबे वक्त के बाद भी इंसाफ हो तो वो इंसाफ नहीं कहलाता। इंसाफ नहीं कहलाता। 17 साल, 16 बच्चों की मौत और कोई सजा ही नहीं। अब हो भी जाता है 2-4-5 साल के बाद तो क्या इसमें से तो बहुत सारे लोगों के जो बच्चे थे, कुछ की तो फैमिली की मौत तक हो चुकी है। तो हम लोग वही देखते हैं। तो फिर क्या जीते जी उन्होंने तो इंसाफ देखा नहीं, उन्हें पता नहीं कि क्या हुआ। तो ऐसा इंसाफ हो भी जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं, कोई मोल नहीं है। तो निठारी की कहानी सुनने के लिए तो थी ही, लेकिन सोचने के लिए भी है। बहुत सवाल हैं इसमें आपके सोचने के लिए। लिखिएगा radio@aajtak.com पर। शम्स ताहिर खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया नितिन भाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे पढ़ाकू नितिन के नए एपिसोड के साथ। शुक्रिया।